नंद केसरी कौन सा पड़ा हुआ है? 9वां पड़ा हुआ है। अब बाण गांव में कौन सा पड़ा हुआ है? 12वां। महिलाएं कहाँ से नहीं जाती आगे? और खाड़ू को और किस नाम से जाना जाता है? मेढ़ा नाम से। कहाँ पे छोड़ा जाता है उसे? हो- होमकुंड में। हेमकुंड अलग है और होमकुंड अलग है। भले कि दोनों के दोनों चमोली में होंगे, पर दोनों के दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हमने कल पढ़ा था कौन सी यात्रा? कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर में क्या क्या पढ़ा था बताओ? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कैलाश मानसरोवर के बारे में हमने एक चीज पढ़ी होगी कल, कि कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म में चाहे बौद्ध धर्म बोलो चाहे जैन धर्म बोलो, सभी धर्मों में जाना जाता है। और इसके हर एक धर्म में क्या है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में से किस नाम जान रहे थे? अष्टापद। अष्टापद किस में जाना जाता है? जैन धर्म में। मैंने बौद्ध धर्म बोला था। मैंने कल जैन धर्म पहले लिखाया था, तो पहले ही वाला याद कर दिया क्या? तुम्हारी क्या बात हो रही है अविनाश और अंकित? कुछ तो बात हो रही है। बार बार उधर ही देख रहा है। हम्म? उसी को देख रहा है, तो कुछ तो बात है। मैंने हमने कल बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा था। हिंदू धर्म में भी कैलाश पर्वत के अलग अलग नाम थे। क्या क्या नाम थे? रजतगिरी। ये रजतगिरी वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी गणा पर्वत और मेरू भी जाना जाता है। और नॉर्मल मेरू बोलेंगे तो उत्तरकाशी में। ये वाला मेरू याद रखना। नीलकंठ पर्वत का है चमोली, और नीलकंठ मंदिर पौड़ी में, ठीक। यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी बोलेंगे ऋषिकेश में, ठीक है। नीलकंठ पर्वत का एक निकनेम है गढ़वाल की रानी। क्वीन ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है? नीलकंठ पर्वत को, ठीक है। और पर्वतों की रानी मसूरी। और राजा चक्रा। चक्राता में आर्मी ने रहना शुरू किया था 69 से। 1865 में वहां आर्मी छावनी बनी थी, 69 से उन्होंने रहना शुरू किया था। और रानीखेत की स्थापना भी 1869 में ही हुई है। और 1869 में ही गांधी जी का भी जन्म हुआ है, ठीक है। हाँ भाई, तूने भी पढ़ा है ऐसा कुछ? चरे का डांडा का है। वैसा आएगा पेपर में, चरे का डांडा और देवी का डांडा का है, तो क्या करोगे इसका आंसर? पौड़ी। पौड़ी में दो डांड है ना, एक चरे का डांडा आता है, एक देवी का डांडा आता है। देवी का डांडा भी यमकेश्वर ब्लॉक में ही पड़ता है। एक मेरे को लगता है चरे का डांडा भी यमकेश्वर में ही है। ये चरेक वाले भी वो रेणु बिस्ट को ही वोट देते हैं ना, पुलिंडा वाले। तो इसका मतलब वो भी विधानसभा तो उनका वही है ना, यमकेश्वर। ब्लॉक दुगड्डा होगा शायद से, है ना? दुगड्डा होगा उनका ब्लॉक। ये पता तुम्हें चरेक के बारे में? कोई है नहीं चरेक का। रामनी पुलिंडा वाले कहाँ जाते हैं? दुगड्डा आते हैं, हाँ तो दुगड्डा आते होंगे। मगर वोट देने तो यमकेश्वरी विधानसभा में आते हैं। ऋतु खंडूड़ी नहीं है ना उनकी विधायक, जैसे हमारी है। अब क्लास को शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम दो यात्राएं पढ़ी। हम उत्तराखंड के कल्चर में यात्राएं पढ़ रहे थे। और मेनली हमने दो यात्राएं पढ़ ली थी। एक हमने नंदा देवी राजजात यात्रा पढ़ी होगी, और एक हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा पढ़ी होगी। यही दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताया हूं कि अभी हमको यात्राएं पढ़नी है। और यात्राओं के साथ ही हमको एक और टॉपिक पढ़ना होगा, महोत्सव। अब महोत्सव के बाद ही हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मेले। तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेम सेम वाली चीज है ना। बट अभी हम महोत्सव पे भी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? यात्राएं। उत्तराखंड में बहुत सारी यात्राएं और होती है। दो यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है, नंदा देवी और कैलाश मानसरोवर यात्रा। वो तो हमने पढ़ ली है। बाकी जो अन्य छोटी मोटी यात्राएं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना भी पॉसिबल हो पाएगा वो सारी चीजें करेंगे। तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड की अन्य यात्राएं, और अब पढ़ना शुरू करते आज की क्लास। चलो शुरू करते हैं अब यहाँ से गेम, कि क्या है और क्या नहीं है। पहली यात्रा लिखना खतलिंग रुद्रादेव यात्रा। पहली यात्रा का नाम होगा खतलिंग रुद्रादेव यात्रा। हमने उत्तराखंड की बहुत सारी यात्राएं पढ़नी है। बट उत्तराखंड की जो मेनली दो बड़ी बड़ी यात्राएं वो हमने पढ़ ली थी। कहाँ होती खतलिंग रुद्रादेव यात्रा? टिहरी। तो लिख लीजिएगा खतलिंग रुद्रादेव यात्रा के बारे में। टाइम से आया करो भाई, तुम टाइम से क्यों नहीं आते? हाँ भाई बीना। पानी। अरे पेन क्या बोल बात कर रही है? इस भाई घर से पेन ही लेके तो आता है ये। दे भाई पेन। दे भाई पेन उसे। पेन मांग दिया उसने। ये पढ़ने थोड़ा ना आता, ये तो सोचता है कि कौन लड़की पेन लेके ना आए। हैं?
घर से सोच के आता है भगवान आज कोई पेन मांग दे, ऐसा। नहीं तो क्या मतलब तेरा 5-6 पेन लाने का, एक ही पेन से भी लिखाई जा सकता है रफ कॉफी में तो। भाई सोच के यही आता है कि आज कोई पेन मांगने मजा आ जाए, खुश हो गया, आज दिन बन गया मेरा, नहीं ऐसा। देख, मच्छर इस पे कुछ भी लिख दे रहा है क्या? देख, मैं बोल रहा था मैं तुम्हें टच ही नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से कुछ हो रहा है। अब पढ़े आगे, अब सारे के सारे ना टाइम से आ जाए करो यार, 5-10 मिनट की तो देरी होती है। खतलिंग रुद्रादेव यात्रा के बारे में पढ़ते हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखते हैं। पहला पॉइंट तो इसका ये होता है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसको कहा जाता है उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा या उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा। कभी प्रश्न बनेगा उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा किसे कहा जाता है दोस्त? खतलिंग रुद्रादेव यात्रा को। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगर जस्ट आपसे पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का पांचवा धाम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसा उत्तराखंड, परसों मैंने पांचवा आपको शुद्ध वर्तनी में भी लिखा था तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही हो गया ना, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से ये पांचवा गलत है ना, और हम इसको ऐसे लिख देते, बट अभी याद आया कि शुद्ध वर्तनी में तो पांचवा ऐसे लिखते हैं, है ना। तो उत्तराखंड का जो पांचवा धाम हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कहते हैं अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में 124 मंदिरों का समूह है, लगभग उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। सबसे पुराना मंदिर महामृत्युंजय का मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर दिनदेशवारा का मंदिर। यही तो पढ़ा होगा आप लोगों को, जटागंगा नदी के तट पे वो मंदिर स्थित है ना। तो उसी को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहते हैं। बट शायद से आप लोगों ने नई परीक्षावाणी खरीद ली होगी, किसी एक ने खरीदी होगी, नहीं खरीदी होगी तो मैंने आपको बोला अभी तक खरीद लीजिएगा, है ना। नॉर्मल भी हम पार्टी करने जाते तो मोमो कबाब भी 200-250 रुपए के हो जाते, अकेला भी कोई कबाब खाने जाता नहीं है, तो 250-300 रुपए की किताब खरीद सकते हैं आप। वो बहुत अच्छी नई परीक्षावाणी में बहुत अच्छा डिटेल, बहुत अच्छा डाटा, बहुत चेंज किया उन्होंने। तो उसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड का जो पांचवा धाम है, नई बुक में जो आया है वो लिख रहे हैं उत्तराखंड का पांचवा धाम, क्या लिख रहे हैं बताओ? हनौल। जागे सर लिखते तो मैंने लिख ही दिया ऊपर। तो उत्तराखंड का जो पांचवा धाम है वो किसे कह रहे हैं? जागेश्वर को कह रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में देहरादून भी होगा, देहरादून में हनौल भी होगा, तो वहां पे भी सेम थिंग लिखी है कि तेज उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में अल्मोड़ा भी होगा, अल्मोड़ा में जागेश्वर भी होगा, वहां पढ़ोगे तो वहां पे भी सेम चीजें लिखी हुई। आज तक हमने तो पुरानी वाली परीक्षावाणी पढ़ी, तो आज तक हम सब लोगों को तो यही बात पता है। बट नई वाली बुक में ये वाला पॉइंट भी उन्होंने लिख रखा है, हनौल, जहाँ पे जौनसारियों का या जौनसार का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, और जहाँ पे सबसे बड़ा देवता महासू देवता का मंदिर। ठीक है, तो महासू देवता या हनौल इस टाइप से उत्तराखंड का पांचवा धाम वो भी कहा गया है। इनकेस आपको उत्तराखंड का पांचवा धाम पूछा जाता है और आपका जागेश्वर ऑप्शन में नहीं होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा भी कुछ प्रिंटेड है बुक में, तो हमें याद होना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन बनता है पांचवा धाम यात्रा, तब तो हम किसको करेंगे? खतलिंग रुद्रादेव यात्रा को ही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ और भी नहीं करेंगे। इस बात से किसी को कोई दिक्कत है? ये यात्रा कहाँ आयोजित होती है? ये यात्रा टिहरी में आयोजित होती है, और लगभग हर साल सितंबर के महीने में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। खतलिंग रुद्रादेव यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर खतलिंग रुद्रादेव यात्रा की मैं बात करूं और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखें, तो खतलिंग रुद्रादेव यात्रा की शुरुआत 80 दशक में हुई थी, और इसकी शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं इंद्रमणि बड़ोनी जी। कोई ऐसा तो नहीं जिसने इंद्रमणि बड़ोनी जी की या नाम नहीं सुना है? तो सामान्यतः प्रश्न बनेगा आपके पास, ये नए प्रश्न होंगे आपके लिए, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, मतलब जब मैंने पहले पढ़ाया था तो इन बातों पे मैंने जिक्र नहीं किया था। तो इंद्रमणि बड़ोनी जी को ही खतलिंग रुद्रादेव यात्रा को शुरू करने का क्या जाता है? श्रेय जाता है। ये बात आप लोगों को याद रख देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट बात याद भी होनी चाहिए। अगर हम इंद्रमणि बड़ोनी के बारे में ही बात करें, तो इंद्रमणि बड़ोनी जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ होगा? बहुत बढ़िया मलासी जी, 1924 में टीरी के अखोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। इंद्रमणि बड़ोनी जी से और कुछ आए ना आए, इनसे ये क्वेश्चन भी आता है कि इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ोनी जी को कहा जाता है। कभी आप इंद्रमणि बड़ोनी जी की बातें सुनोगे तो इंद्रमणि बड़ोनी जी ग्राम प्रधान भी थे, अब विधायक भी बने। देवप्रयाग विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक भी चुने गए थे, बाद में वो चुनाव भी हार गए थे, मीरा बहन के सानिध्य में चले गए थे मुंबई जाके। तो बहुत सारे काम इनके बारे में देखने के लिए मिलते हैं। और नॉर्मली इंद्रमणि बड़ोनी जी एक कलाकार भी थे,
सामान्यतः एक नेता भी हो गया, समाज सेवी भी हो गया, पर्यावरणविद भी हो गया, पर सामान्यतः देखा जाएगा तो ये कलाकार भी थे। और इन्होंने कौन सा डांस किया था? केदार नृत्य। और केदार नृत्य में उत्तर प्रदेश ने पहला अवार्ड भी जीता था, प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था, क्योंकि उस समय तो उत्तराखंड था नहीं, जो भी था उत्तर प्रदेश ही था। तो दिल्ली में जाके जब सब स्टेट ने डांस वांस किया होगा तो इनकी टीम ने क्या किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन को नोट करके लिखिएगा आप, क्या लिखना है देखो। 1956 में चौफला केदार नृत्य प्रस्तुत किया था दिल्ली में। 1956 में चौफला केदार नृत्य, चौफला केदार नृत्य कहां पे किया था इन्होंने? दिल्ली में किया था। और इसमें इनकी टीम क्या करी थी? प्रथम स्थान को प्राप्त करी थी। तो ध्यान रखना, हर एक राज्य से लोग अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गए थे। इनके तरफ से चौफला केदार नृत्य किया गया था दिल्ली में, और इंद्रमणि बडोनी और उनकी टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो पूछा जाएगा किसने कब क्या, तो आपको ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए। ठीक है। बाकी इंद्रमणि बडोनी जी का एक इंडिविजुअली क्वेश्चन तब भी आता है जब हम उत्तराखंड में पृथक राज्य आंदोलन या उत्तराखंड के राज्य आंदोलन को पढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना 1977 में इंद्रमणि बडोनी द्वारा की गई थी। 77 के 2 साल बाद आप 79 में यूकेडी देखते हो, और यूकेडी में भी बहुत बड़ा योगदान है किसका? इंद्रमणि बडोनी जी का। मसूरी में यूकेडी की स्थापना हुई थी, देवीदत्त पंत को उनका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक ही आदमी तो कुछ करेगा नहीं, तो इनका भी उसमें योगदान है। बट इन्होंने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब करी? 1977 में। तो ये वाला पॉइंट भी बडोनी जी से रिलेटेड हो गया है, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, 1977 उत्तरांचल राज्य परिषद। तो कभी पेपर में आ जाएगा उत्तरांचल राज्य परिषद किसने बनाया, तो आप क्या बोलेंगे? इंद्रमणि बडोनी जी ने बनाया। और इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब करी है, तो आप क्या बोलेंगे? 1977 में करी थी। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बात थी इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में, और हम लोगों को ये पॉइंट याद भी था। ठीक है। तो ये था हमारा पहला खतलिंग रुद्रादेव यात्रा। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर तक ये यात्रा जाती है। मेनली खतलिंग ग्लेशियर से पहले एक गांव आता है गंगी गांव। वो बॉर्डर का आखिरी गांव भी माना जाता है उधर साइड का। उसके बाद ग्लेशियर लग जाते गंगी गांव, तो उधर ही गंगी गांव साइड एक मंदिर है माँ रुद्रा देवी का, और उसी माँ रुद्रा देवी तक डोली जाती है। उसके बाद लोग आगे खतलिंग ग्लेशियर तक भी जाते हैं, और उसी खतलिंग ग्लेशियर से हमारे यहाँ कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। और भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर। तो जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमको बेसिक सी बात ये भी पता होनी चाहिए, और वो ऐसे तो आप लोगों को पता है, बट आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बना लीजिएगा। यहीं से उद्गम होता है किस नदी का? भिलंगना नदी। और जब यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है तो भिलंगना नदी की लंबाई लगभग कितना है? 110 किलोमीटर। बाकी इसी भिलंगना नदी पर बाद में टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी डैम में भिलंगना नदी जाती है ना। तो ये बेसिक बात थी खतलिंग रुद्रादेव यात्रा की। जो अच्छा प्रश्न था वो उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा। बाकी उत्तराखंड का पांचवा धाम कहते किसे थे? अभी नया नया ट्रेंड में क्या देखने के लिए मिल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने बताया था टिहरी में 30 सितंबर आयोजित किया जाता है। 80वें दशक में इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। और जब हमने इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में देखा तो हमने ये देखा कि इनको उत्तराखंड का गांधी भी कह लिया जाता है। इंद्रमणि बडोनी ने 1956 में चौफला केदार नृत्य में भी प्रथम स्थान पाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। ये वाला प्रश्न काफी अच्छा है। इसके अलावा हमने देखा इन्होंने उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना करी थी 1977 में। बाकी आप इनको तब भी जानोगे जब कभी मैंने आपको पृथक राज्य आंदोलन पढ़ाया होंगे। तो उत्तराखंड के एक वयोवृद्ध पुरुष ने पौड़ी में अनशन शुरू किया था। तो वो अनशन शुरू करने वाला व्यक्ति भी कौन है? उत्तराखंड का गांधी, या आप बोल सकते कौन है इनका नाम? इंद्रमणि बडोनी। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो डोली जाती है वो माँ रुद्रा देवी की डोली जाती है। उसके अलावा वो लोग खतलिंग ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं। इसके फोटोज तो मेरे को मिले नहीं काफी देखने के बाद, बट यूट्यूब में किसी ने ब्लॉग्स वगैरह बना रखे थे कि यहाँ वो गए थे, तो उसी के चैनल का ये थंबनेल था, तो ये मैं ले आया। तो यहाँ तक ये आखिरी डोली है, यही आखिरी माता है, यह आखिरी मंदिर है जहां तक डोली जाती है, रुद्रा देवी की डोली या रुद्रा देवी की यात्रा। इसके आगे जब ग्लेशियर शुरू होंगे तो वहाँ खतलिंग ग्लेशियर है, तो लोग बोल भी देंगे खतलिंग रुद्रादेव यात्रा ऐसा टाइप से। मगर पूजा पाठ जो डोली अनुष्ठान भंडारा वगैरह वगैरह जो भी होता है वो यहीं पे होता है। ब्लॉग मिला था मुझे बड़ी मुश्किल से, तो उसमें ये जानकारी साझा की गई थी। बाकी बुक्स में तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है नहीं, पर थोड़ा बहुत ही चित्र उत्र देखे रहेंगे तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ हद तक आइडिया लग जाता है कि क्या है।
तो खतलिंग रुद्रादेव यात्रा कहाँ होता है? टिहरी में। कब होता है? हर साल सितंबर के महीने में होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? बड़ोनी जी को। बड़ोनी जी का खुद जन्म कब हुआ था? 24 में। उत्तरांचल राज्य परिषद कब बनाया था? 77 में। और डांस करने कब गए थे? 56 में। कहाँ गए थे? दिल्ली। प्रथम स्थान प्राप्त किया था। डांस का नाम भी क्या था? चौफला केदार नृत्य। तो यहाँ तक तो शायद से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी भिलंगना नदी निकलती है कहाँ से? खतलिंग से, और उसकी जो लेंथ है कितनी? 110 किलोमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, दूसरी यात्रा का नाम लिखिएगा, पवाली काठा केदार यात्रा। मैं हमेशा कहूँ कि पढ़ा पहले भी है। अब हम जो भी पढ़ेंगे उसको क्लास में ही याद करने का प्रयास करेंगे। अभी पढ़ने से बात नहीं है, अभी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो पमाली कांठा एक बुग्याल है, और केदारनाथ आपको पता है। तो पमाली कांठा से केदार जाया जाता है तिरजुगी नारायण होते हुए। रास्ते में तिरजुगी नारायण भी पड़ेगा, और रास्ते में एक और बुग्याल पड़ेगा, माटिया बुग्याल, ठीक है। तो पमाली कांठा से, माटिया बुग्याल से, तिरजुगी नारायण से, और कहाँ जाते हैं लोग? केदारनाथ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो अब क्वेश्चन ये बना है कि निम्न में से वो कौन सी यात्रा है जिसमें दो दो जिलों में होती है, एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं। तो टीरी से कहाँ पहुंच रहे हो आप? रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हो। तो इसमें दो जिले भाग ले रहे हैं ना, आप क्या बोलोगे? टीरी टू रुद्रप्रयाग। इस यात्रा के बारे में ये भी बोला जाता है कि लगभग कितने किलोमीटर की है? 29 किलोमीटर की है। और इसी यात्रा के बीच में आपको एक और बुग्याल दिखेगा, जिस बुग्याल का नाम है माटिया बुग्याल, ठीक है। और इसी यात्रा में आपको ये भी चीजें दिखेंगी, त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण, बाकी त्रिजुगी नारायण के बारे में सभी लोग जानते हैं। अभी तो त्रिजुगी नारायण वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है, लगभग हर साल यहाँ पे दुनिया भर की शादियां हो रही है त्रिजुगी नारायण, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जा रहा है? केदारनाथ तक। तो ये था पवाली काठा केदार यात्रा। और पवाली काठा केदार यात्रा के बारे में हमें बात पता होनी चाहिए। इसमें दो जिले भाग लेते हैं, और मुख्यतः वो कौन कौन से जिले हैं ये बात मैंने बता दिया है। तिरजुगी नारायण के बारे में आप सब लोगों को पहले से ही पता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे एक नया प्रश्न बनेगा, माटिया बुग्याल। तो माटिया बुग्याल के बारे में पूछा जाएगा, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। दो डिस्ट्रिक्ट है, तो इन दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी क्लास के शुरुआत में मैंने आपको फोटोज दिखाई थी, वो पमाली कांठा बुग्याल की थी, ठीक है। बाकी आपको भी तो पता कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे बुग्याल तो एक ही जैसे दिखते हैं। घास के मैदान तो होंगे। बुग्याल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। जब हम कभी उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें इतनी बात पता चली है कि पवाली काठा केदार यात्रा होती है, दो जिलों में ये जाती है। एक और बात पता चली हमें इसके बारे में कि बीच में इसमें माटिया बुग्याल भी आएगा, बीच में इसमें त्रिजुगी नारायण भी आएगा। और लगभग कितने किलोमीटर की होती है? 29 किलोमीटर की होती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यात्रा लिखिएगा, वारुणी पंचकोसी यात्रा। आपने सुना होगा ये तो बहुत आसान है, पढ़ा है आप सभी लोगों ने। वारुणी पंचकोसी यात्रा, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वारुणी नदी या वरुणावत पर्वतिका है, ठीक है, उत्तरकाशी में है। तो ये यात्रा भी कहाँ होती होगी भाई? उत्तरकाशी में होती होगी। लगभग 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। एक दिवसीय यात्रा होती है, एक ही दिन में समाप्त हो जाती है। तो वारुणी पंचकोसी यात्रा कहाँ होती है, ऐसा कुछ प्रश्न बनेगा तो आप उसे आराम से कर पाओगे कि कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ठीक है। चैत्र मास में होती है, तो आप ये याद रख सकते हैं, कृष्ण त्रयोदशी को, और चैत्र मास में होती है। अभी आपने आबकारी का पेपर देखा होगा, अपना ही डाडा मंडी का मेला पूछा गया था, बट कुछ पूछा गया था डाडा मंडी का मेला होता मकर संक्रांति को, ये संक्रांति को अलाना फलाना। वैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी। उत्तरकाशी में एक घाट है, जिस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। उत्तरकाशी में एक घाट है जिस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। और कहा जाता है मणिकर्णिका घाट या उत्तरकाशी में एक नदी है, आप सभी लोगों को पता है, भागीरथी नदी। तो मणिकर्णिका घाट या भागीरथी नदी से स्नान करके यहाँ से यात्री निकलते हैं, स्नान करके। तो मतलब यहाँ से यात्रा क्या हो रही है? स्टार्ट। उत्तरकाशी के ऊपर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को वरुणावत पर्वत कहते हैं। और वरुणावत पर्वत का परिक्रमा करने के बाद वरुणावत पर्वत पे ये यात्रा क्या हो जाती है?
समाप्त हो जाती है। और जब यात्रा है तो किसी न किसी मंदिर में जाती होगी। तो वरुणावत पर्वत में कौन सा मंदिर है भाई? आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है, विश्वनाथ मंदिर। तो अब आपसे ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि वारुणी पंचकोसी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई? तो भागीरथी नदी में स्नान करके। भागीरथी तो गंगा है, तो वहां पे एक घाट भी है, किस घाट का नाम क्या है? मणिकर्णिका घाट। अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग डाटा भी देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे भागीरथी और अस्सी गंगा का भी संगम होता है, कहीं पे ये भी पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो कहीं पे ये भी देखने के लिए मिलता है कि वारुणी खुद एक नदी है। ठीक है, वारुणी खुद एक नदी है और उसका संगम यहाँ पे होता है। बट हमको इतना डिटेल में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वारुणी पंचकोसी यात्रा कहाँ आयोजित होती है? उत्तरकाशी में। कितने किलोमीटर की है? 15 किलो। क्या हर साल ये यात्रा होती है चैत्र माह में? तो हर साल ये यात्रा होती है। कहाँ से शुरू होती है? तो गंगा स्नान करके, क्योंकि गंगा नदी को ही क्या कह रहे हैं वहां पे? भागीरथी। क्योंकि गंगा तो देव प्रयाग से वो बनेगी, तो वो गंगा ही नदी है। वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तरकाशी के ऊपर जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? तो आपसे प्रश्न बनेगा वरुणावत पर्वत कहाँ है भाई? उत्तरकाशी। अब वरुणावत पर्वत में कौन सा मंदिर है दोस्त? विश्वनाथ मंदिर। तो इसी मंदिर में जाके ये यात्रा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और एक दिवसीय ये यात्रा होती है। आजकल कथन वाले खूब प्रश्न बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा, निम्न में से वारुणी पंचकोसी यात्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? या एक दिवसीय यात्रा है ना? क्वेश्चन बनते हैं ना ऐसे। और हर साल होती है, वार्षिक यात्रा है तो हर साल होती है। ठीक है, कितने किलोमीटर की है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे फिनिश होती है? तो ऐसा कथन वाले क्वेश्चन बनेगा तो आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? याद हो रहा है ना ये सारी चीजें? ऐसा तो नहीं है कि याद होने में कोई दिक्कत होगी। याद होने में दिक्कत तब होती है जब हम पहली बार पढ़ते हैं। अभी तो हम बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमको एवरीथिंग पता ही होना चाहिए कि क्या क्या सीन है। इसमें वारुणी पंचकोसी यात्रा की तो फोटोज मेरे को अभी फिलहाल के लिए दिख नहीं रही है। अगर कहीं आपको दिख रहा होगा, अब तुम गए नहीं हो तो आपको दिखेगा कैसे? एक भी फोटो है, पता नहीं कौन सी फोटो दिख गई है। वारुणी पंचकोसी यात्रा 2025। 2025 में चैत का महीना लग गया क्या? कि खत्म हो गया? चला गया कि चल रहा है? तो मतलब वो आजकल की फोटो है, इसका मतलब पैदल पैदल लोग जा रहे होंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, ये रहा विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर है कहाँ दोस्त? उत्तरकाशी में। और विश्वनाथ मंदिर कौन सी यात्रा से संबंधित है? वारुणी पंचकोसी यात्रा से। वारुणी पंचकोसी यात्रा किस पर्वत की परिक्रमा करते हैं? वरुणावत पर। वरुणावत पर्वत खुद कहाँ होगा? उत्तरकाशी में। ठीक है, कौन सी शैली का है ये पता नहीं दोस्त यार। विश्वनाथ मंदिर कोई शैली का है, किसी को कुछ पता है? अभी तो फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं है, बाकी पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, और किसी को कुछ याद है तो बताओ। तो ये यात्रा कहीं जा रही होगी, कहाँ जा रही है? ये इस मंदिर पे जा रही है। किस पर्वत की परिक्रमा करते हो बेसिकली? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने किलोमीटर था? 15 किलो। 29 किलोमीटर की कौन सी यात्रा थी? पवाली काट। ठीक है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट यात्रा लिखो। देवरा यात्रा या दयोरा यात्रा? द्योरा यात्रा, या कहीं पे देवरा यात्रा भी आपको दिख सकता है। ये बेसिक बात आप याद रखना। आप गढ़वाली की बात करो तो गढ़वाली में कई बार ऐसा शब्द का यूज कर लिया जाता है कि जो द्यारुम बट्यू है, तुम्हार द्यारुम कोच, तुम्हार द्यारुम कोच। द्यार शब्द सुना है कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? द्यार शब्द कई बार घर के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। कि जैसे आपको रास्ते में कोई आदमी दिखा चलते हुए और वो तुम्हारे घर जा रहा है, तो पूछ देता है रास्ते में कि तुम द्यारुम कोच, मतलब कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, कोई है वहां की नहीं है कि सब इधर उधर ही भाग रहे हो? तो द्यार शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है? घर के लिए भी कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम इस यात्रा के बारे में पढ़ते हैं तो इस यात्रा में यही लिखा है कि जो द्यारा शब्द बना है, गढ़वाल में जो घर होता है, मकान होता है, इसको एक शब्द और कहा जाता है कूड़ी। और इसके अलावा से और शब्द कहा जाता है द्यार। जैसे परसों कनिष्ठ का पहला क्वेश्चन था कि बुए बुआ, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, माँ तीन चार चीजें थी उसमें, तो हम तो ऑप्शन से क्रैक कर पाएगा। हमारे यहाँ तो माँ को बोई कहा जाता है ना, समथिंग कुछ ऐसा था। बट एक दो कुछ और भी मिलते जुलते ऑप्शन थे उसमें। तो ऐसी क्वेश्चन आएगा कि घर के लिए और किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कूड़ी तो हमने सुना ही था पहले भी। कूड़ी फूड़ी तो बोलते हैं ना, बांस बड़ाल त्यार कूट फूट, तब गाली देते हैं। तो
द्यार शब्द का इस्तेमाल भी घर के लिए कर दिया जाता है कई बार, है ना, तो लोग बोलते हैं कि तुम द्यारुम कोच। अब नॉर्मल जब हम यात्रा करते हैं तो कोई भी यात्रा, आप इस यात्रा में भी आप भगवान के मंदिर में आप ही तो गए हो। आप इससे पहले जो तुमने यात्रा देखी होगी मेरे दोस्तों, इस वाली यात्रा में भी भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो, यही तो हो रहा है। इससे पहले भी आपने कोई यात्रा देखी होगी भगवान के मंदिर में, आप तो जा रहे हो। जब यात्रा हो रही तो कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। और भगवान के आंगन में, भगवान के प्रांगण में जो भी मंदिर, वहां तक कौन जा रहा है? लोग जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। मगर इस यात्रा का मतलब क्या है कि भगवान की जो डोली होती है वो खुद घर घर आती है। अभी तक क्या हो रहा था कि भगवान डोली लेके हमें भगवान के मंदिर में जाना पड़ रहा था ना, बट अब भगवान की डोली खुद घर 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 चलती है। उसे कहा जाता है देवरा यात्रा या द्यारा यात्रा। लगभग 1.5 साल तक ये यात्री चलते हैं, माता का निशान लेके चलते हैं। और निशान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ध्वज के लिए। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया हूँ, निशान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ध्वज के लिए। कई पेपर में दोबारा क्वेश्चन आएगा, एक निशान में निशाना भी हो। जैसे परसों आ रखा था कुछ अक्षरियों से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें 4 अच्छे अच्छे ऑप्शन बना रखे थे उन्होंने, है ना। तो ऐसे कुछ ऑप्शन बन जाएगा। तो निशान शब्द वहां पे निशाने से कोई लेना देना नहीं, क्या है? ध्वज से संबंधित है। 1.5 साल तक ये लोग इधर से उधर लोगों के घर घर में जाके आशीर्वाद देते हैं। तो लोग खुश होते हैं कि हमारे गांव में आज यात्रा पहुंचेगी, यात्री पहुंचेंगे। तो अपने अपने सब घरों से होके वो गुजरता है और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए यात्रा, माँ की डोली आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। 1.5 साल तक ये लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, नंगे पांव घूमते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक और शब्द आता है ध्यानी। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन भी बनेगा कि ध्यानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो विवाहित लड़कियों के लिए किया गया, शादी के बाद विवाहित लड़कियों के लिए किया गया है। तो जो विवाहित महिलाएं होती है वो ही इनको खाना खिलाती है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया भातु। ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी यात्रा जो नंगे पांव की जाती है? द्योरा यात्रा। निम्न में से कौन सी यात्रा है जो 1.5 साल तक घर नहीं आते? द्योरा यात्रा। अब रात को जब भी सोना होगा, किसी के घर में नहीं सोते हैं। रास्ते रास्तों में हर गांव में देवभूमि, हर 1 1.5 2 किलोमीटर में मंदिर मिली जाती है, तो ये मंदिरों में सोते हैं। किताबों में लिखा होगा देवालयों में सोते हैं। तो फिक्स होता है कि कल वहां तक जाना, जैसे सिद्धबली तक पहुंचे वहां पे सो गए, जगदेवा बाबा तक पहुंचे वहां पे सो गए, सिगड्डी तक पहुंचे वहां मंदिर हो गए, कोई ना कोई मंदिर में सो गए। वैसे जाता है तो हर गांव को कवर अप किया जाता है। और अगर आप गांव का जीवन आपने जिया होगा तो प्रत्येक गांव में एक मंदिर होगा जो गांव का कुल देवता है, कुछ भी होता है। ठीक है। हर एक घर घर में जाके आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी इसका नाम क्या है? द्योरा या द्यारा यात्रा। कितने साल तक लगभग होती है? 1.5 साल तक नंगे पांव ये चलते हैं। और ये खाना खाते हैं जो, उन्हें कौन खाना खिलाती है? धियाणियां। और धियाणिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? नव विवाहिताओं के लिए या शादीशुदा महिलाओं के लिए। और जो उन्हें खाना खिलाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बाप। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। मुख्यतः प्रश्न बनेगा कहाँ यह आयोजित होती है, तो हम क्या बोलेंगे? पिथौरागढ़। ठीक है। लगभग 1.5 ईयर तक ये पैदल यात्रा होती है और इसमें ये लोग नंगे पांव रहते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट पढ़ा हमने? जो रात्रि का विश्राम होता है ये कहाँ पे होता है भाई? देवालयों में होता है। ठीक है। देवालय में कौन सी संधि दोस्त? दीर्घ संधि। ठीक है। और इनको जो भोजन आदि दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? धियाणी। विवाहिता बोला जाएगा धियाणियों के लिए। और जो भी भोजन इनको खिलाया जाता है उसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया, भातु। भातु को हम भात से याद कर सकते हैं। कल परसों ही हमने उत्तराखंड के कल्चर में वो पढ़ा था क्या, भोज्य व्यंजन वगैरह, तो हम लोगों को पता ही है, भात वाल तो पता ही हमको क्या है। तो इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। आजकल कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि 1.5 साल तक होने वाली यात्रा, ठीक है, नंगे पांव की जाने वाली यात्रा, ठीक है, वो कौन सी यात्रा है जिसमें जो यात्री होते हैं देवालयों में ही विश्राम करते हैं? वो कौन सा यात्रा है जिसमें यात्रियों को भोजन धियानियां करवाती है? इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। या द्योरा यात्रा कौन सी यात्रा है, कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में होती है। और इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे डोली घर घर जाके क्या देती है? आशीर्वाद। बाकी जो भी यात्रा करेंगे तो यात्रा में खुद हम लोग जाते हैं, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डोली खुद ही गाँव में आके, घर पे आके क्या दे रही है आप लोगों को? आशीर्वाद। कोई दिक्कत इसमें कुछ? इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? वारुणी पंचकोशी। याद रखो 5 मिनट पहले धरती में क्या हुआ था। ठीक है। वो कितने किलोमीटर की थी? 15। और उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? पमाली काटा। वो कितने किलोमीटर की थी? 29। इसमें तो किलोमीटर का कोई सीन नहीं है, हर एक गांव को कवर अप करना है। मैं लगभग इसमें टाइम पीरियड है क्योंकि 1.5 साल तक ये लोग चलते रहे। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट यात्रा लिखेंगे। अभी हम उत्सवों पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम किस पे बात करेंगे?
यात्राओं पे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना छिपला केदार यात्रा। अंकित भाई कुछ छूटा इसमें, कोई दिक्कत? बाकी एक और शब्द आया था इसमें, निशान। निशान शब्द तो सुना ही है आपने। जब भी हम यात्रा करेंगे, मंदिर जाएंगे, निशान शब्द जो आएगा वो किसके लिए आएगा भाई साहब? ध्वज के लिए आएगा ना। ये प्रश्न बन जाएगा ना। तो निशान इक्वल टू ध्वज। कभी हम शादी में भी जाते तो शादी में भी दो झंडे नहीं लेके जाते, एक आगे लाल एक सफेद पीछे, तो उसके भी निशान ही बोला जाता है। जब हम गाँव में शादी में जाते थे, उसके बाद जो झंडा ले जाने वाला होता है 100 रुपए भी मिलते थे। अब तो थोड़ा रेट बढ़ गया होगा, 500 रुपए मिलते होंगे सच में। जैसे मतलब हम छोटे बच्चे रहते ना, तो तब तक जो झंडा पकड़ लेते थे हम, दूल्हे से भी आगे आगे सबसे आगे झंडा लेके जाना पड़ता था और एक सबसे पीछे रहता था। तो तब तक ये रहता था कि घर से स्टेशन तक ही तो जाना है, उसके बाद तो गाड़ी की छत में झंडा बांध देना है। तो हम पैसे के लालच में चले जाते हैं। मगर जैसे ही आदमी बड़ा बड़ा होता है, जैसे 9 10 में जाता है, तो उसे बेइज्जती महसूस होती है कि साला झंडा लेके जाऊंगा मैं। फिर उसको बोलो झंडा पकड़ दो, वो नहीं पकड़ता। सबसे छोटे ही पकड़ता है झंडे, तो फिर बुजुर्ग ही पकड़ता है। सबसे छोटे बच्चे को भी बेइज्जती कुछ लगती नहीं है। फिर जब आदमी बूढ़ा होता है तब भी बेइज्जती कुछ लगती नहीं है। जैसे ही बीच वाला पीरियड होता है ना, आदमी झंडा पकड़ने से भी कतराता है। तो उससे भी झंडा नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? ध्वज। तो कभी आप यात्रा या कल्चर या मंदिर वाला ऐसा लॉजिक देख रहे हो और निशान शब्द का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप समझ जाना निशान का मतलब ही क्या है, ध्वज। ठीक है। नेक्स्ट यात्रा लिखेंगे, क्या बोला होगा मैंने? शिप्ला कहता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसेगा और काफी महत्वपूर्ण है। शिप्ला केदार यात्रा। शिप्ला केदार यात्रा भी पिथौरागढ़ में ही आयोजित की जाती है। ठीक है। लगभग 25 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ठीक है। मैंने एक ब्लॉग देखा था, क्योंकि आपको अगर किसी यात्रा के बारे में या किसी मंदिर के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए, तो बुकों में तो लिखा ही नहीं ना। उन्होंने लिखा छिपला केदार यात्रा पिथौरागढ़, बात ही खत्म कर दी उन्होंने। तब आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो कैसे मिल पाएगी जानकारी? तो यूट्यूब में लगभग लगभग जो ब्लॉगर्स टाइप होते हैं लोकल के, उन्होंने कुछ ना कुछ बनाए रहता है, कोई ना कोई कभी घूमने गया होता है, तो बहुत अच्छी जानकारी और एग्जैक्ट सही जानकारी मिल पाती ना। कोई आदमी आंखों से ही दिखा रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, बजाय कि किसी बुक में कुछ भी लिखा हुआ है। अभी हम ये देख रहे हैं बुक में लिख रहा है पांचवा धाम यात्रा, ओ सॉरी पांचवा धाम वो भी और पांचवा धाम वही भी है, एक ही बुक है। अजय रावत भी एक ही बुक है, वो बोल रहा है अल्मोड़ा जेल अब भी बनी और अल्मोड़ा जेल तब भी बनी, और एक ही बुक में अलग अलग लिखा है ना। राजेंद्र बलोदी जी भी पढ़ेंगे तो एक ही बुक में समाचार पत्र 29 में शुरू हो रहा है, उसी बुक में समाचार पत्र 38 में शुरू हो रहा है। तो ऐसी तो शायद ही कोई बुक है उत्तराखंड में कि जिसमें कोई गलती नहीं हो। उत्तराखंड या किसी की भी इतनी मोटी बुक लिखना है तो कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। छिपला केदार के लिए मैंने ये भी देखा है कि 55 किलोमीटर लिखा हुआ था, पर ऐसा हो सकता है कि 25 किलोमीटर जाना होगा और 25 किलोमीटर आना होगा, तो थोड़ा बहुत उसने तो थंबनेल बनाना ही था, तो उसने 55 किलोमीटर लिख दिया। तो मैं यूट्यूब से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, किताब से ही बनेगा। और किताब में क्या लिखी है बात है, 25 किलोमीटर। इसके लिए एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो छिपला केदार की यात्रा होती है, ये मुख्यतः उपनयन संस्कार के लिए होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस यात्रा में मुख्यतः किसके लिए होता है? उपनयन संस्कार के लिए। उपनयन संस्कार हेतु ये छिपला केदार यात्रा को जाना जाता है। तो इस वाले पॉइंट को आप लोगों को याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपरों में पूछ लिया जाता है। और आपको बेसिक बातें भी याद होनी चाहिए। उपनयन संस्कार। इसी उपनयन में अगर आप देखोगे पहला वर्ड, तो पहला वर्ड आपको ऐसा लग रहा होगा, तो आपको ये भी याद कर लेना कि ये यात्रा लगभग 3 साल में होती है। और आपको ये पॉइंट भी याद कर लेना है कि छिपला केदार में एक झील भी है, जिसे छिपला कुंड के नाम से जाना जा रहा है, और बहुत पहाड़ी पे भी स्थित है। इतना ट्रैक करके बहुत पहाड़ी पे भी जा रहे हो तो पहाड़ी पे भी स्थित है। अब पहाड़ी पे स्थित जाने के बाद जब इतना दूर आप जा रहे हो तो वहां भी एक कुंड है। ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कि कैलाश यात्रा, कैलाश मानसरोवर पढ़ा था हमने, वो भी बहुत दूर जाना पड़ रहा है, बहुत पहाड़ी पे, और वहां पे भी एक कुंड है, वहां पे भी लोग स्नान वगैरह करते हैं। तो इस यात्रा को अर्ध कैलाश की यात्रा भी कह लिया जाता है। अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड करी होगी तो प्रश्न बनेगा आपके पास अर्ध कैलाश यात्रा, तो मेरे दोस्तों अर्ध कैलाश यात्रा किसे कहेंगे आप लोग? ठीक है। आदि कैलाश अलग होता है, अर्ध कैलाश बोल रहा हूं मैं, अर्ध बोले तो आधा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अर्ध कैलाश की यात्रा निम्न में से किस यात्रा को कहा जाएगा? छिपला केदार यात्रा को। अभी हमने 3 4 यात्राएं देखी ना, जैसे द्योरा यात्रा, पंचकोसी यात्रा, है ना, पवाली काठा यात्रा। तो अभी तुम मणिकामाई यात्रा देखोगे, झाकरसैन यात्रा देखोगे, तो दुनिया भर की यात्रा है। 4 ऑप्शन आपको देगा।
अब बोलेगा निम्न में से किस यात्रा को अर्ध कैलाश यात्रा कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्त? छिपला। कहाँ हो रही है, कितने किलोमीटर की है, और कितने साल में हो रही है? 3। और कौन सा संस्कार के लिए फेमस है? अच्छा, मलासी जी बताएंगे, आप ही हो यहाँ के पंडित, ज्ञानी वाले पंडित। जाति के पंडित तो और लोग भी हो सकते हैं। कितने संस्कार होते हैं? हो भाई, इतना भी पंडित नहीं हूँ में हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार होते हैं ना, लगभग शायद 16। मैं एग्जैक्ट बोल नहीं सकता, पर मेरे को लगता है कि 16 संस्कार हमारे धर्म में होते हैं, शुरू से लेके और मरने तक। अंतिम संस्कार भी होता है ना, एक अंत्येष्टि। तो टोटल शुरू से लेकर वहां तक कितने संस्कार होते हैं? 16। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कोई हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा ज्ञात होगा ब्राह्मण से, फैमिली से, जो को इनको ज्यादा नॉलेज होगा तो बता पाएगा। बट मुझे लगता है इतने होता है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो। एक संस्कार इसमें ये भी होता है, उपनयन संस्कार, और आपकी भाषा में बोलूँ तो मुंडन। तो इस दिन जनेऊ उदाहरण भी करवाया जाता है, उसे उस दिन ज्ञान दक्षिणा भी दी जाती है, और इसी दिन बाल वाल भी काटे जाते हैं, है ना। तो जैसे 3 साल में ये आयोजित होती, तो जो लोकल के लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को लेके भी इस यात्रा पे जाते हैं, और वहीं बाल वाल काट के भी आ जाते हैं। काटते नहीं स्पेशल छोटे बच्चे के बाल, कोई हरिद्वार जाके काटता है, कोई वाराणसी बनारस जाके गंगा घाट के किनारे काटते ना लोग ऐसे बाल वाल। तो उपनयन उपनयन संस्कार के लिए निम्न में से कौन सी यात्रा प्रसिद्ध है, क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या बोलेंगे? छिपला केदार। कहाँ है ये यात्रा? भी तो कितने सालों में? 3। और कितने किलोमीटर? और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है? अर्ध कैलाश की यात्रा इसे कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत सुंदर इसका ट्रैक भी है, बहुत मुश्किल इसका ट्रैक भी है, और लोग जाते भी हैं अपने बच्चों को लेके, क्योंकि उपनयन संस्कार यहाँ पे होता है। अगर मेरे को फोटो अवेलेबल होगी तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। फोटो नहीं मिलेगी तो फिर, ये तो उसका गेट है, बहुत टॉप पे जाके। इस पे लिख भी रखा होगा जय छिपला केदार, अगर आपको दिख पा रहा है तो। बट कुछ और फोटोज मिलेगी। इन फोटो को ऑब्जर्व करना है, अपनी मेमोरी में सेव करके रखना है, क्योंकि साइंस तो ये बोलती है कि आदमी लिखे हुए चित्रों को ज्यादा देर तक ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, परंतु चित्रों को आदमी ज्यादा देर तक ऑब्जर्व कर पाएगा। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, भगवान मालिक। देखो ये वही वाला गेट है ना, यहाँ पे कुंड भी दिख रहा होगा आपका, ये विंटर सीजन की फोटो होगी। छोटा छोटा तो यही है, यहाँ आके लोग अपना बच्चों का उपनयन संस्कार भी करवाते हैं। बहुत मुश्किल इसका ट्रैक है अगर आप इसकी ट्रैक की फोटो भी देखोगे, तब तक आपको फोटो दिखाता रहूंगा खैर, पर अगर आप इसके ट्रैक की फोटो भी देखोगे तो कहीं कहीं पे ऐसा रास्ता है कि मतलब चलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मजा आता है ऐसा ट्रैक करने में। कभी आप घूमने उमने जाओ जहाँ पे डर लगे तो समझ जाओ कि मजा आ गया। अगर आप नॉर्मल नॉर्मल पैदल जा रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल पैदल, तो आप घर पे भी जा रहे हो, तो क्या ही फायदा आदमी इतना दूर ट्रैकिंग करने जाए। तो ट्रैक का मजा ये तभी है जब थोड़ा बहुत कुछ आफत आ जाए। बाकी ट्रैक की फोटो शायद इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बट जैसे ये मेला लगता है या जब संस्कार वंस्कार होता है, तो देखो लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग आपको दिख रहे होंगे जो भी। यही वही वाला एरिया है। तो कौन सी यात्रा है ये, कहाँ हो रही है ये, कितने साल में, और क्यों फेमस है, और कितना किलोमीटर का है, और इसका एक और निकनेम है अर्ध अर्ध कैलाश, अर्ध कुंभ नहीं, अर्ध कैलाश। ठीक है, चल नेक्स्ट लिखिएगा दोस्त। गुरु मणिकनाथ यात्रा। गुरु मणिकनाथ यात्रा कहाँ है भाई, आप बताओ। गए हो आप मणिकनाथ, सुना है आपने? है ना, किताब में नहीं है ऐसा, मतलब अपने लोकल में ऐसा कि कुछ तो है, ऐसा नहीं सुना। किताब में तो सुना ही होगा ना, किताब में तो तुमने भी सुना होगा। हमने तो नहीं सुना है, सच बता दे अंकित तूने सुना है? मैं तो उनका वैसा वाला सुनना बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे किताब में नहीं कि यार ऐसा कुछ है इधर जगह ना, पर वो टीरी के, तो मैंने सोचा कि आप तो पता होगा। क्या बोला मैंने? लिखो, गुरु मणिकनाथ लोक यात्रा। बस इसमें कुछ फैक्ट ही नहीं है अगर आपसे पूछा जाएगा गुरु मणिकनाथ यात्रा कहाँ होती, तो आपने क्या बोलना है? टीरी में बोलना है, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लगभग ये 5 दिवसीय यात्रा होती है। ठीक है, और इसका भी बहुत मुश्किल रास्ता है, और बहुत बड़ी पहाड़ी पे जाके एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे मणिकनाथ जी ने तप किया था, तपस्या करी थी, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्हीं की याद में वहां पे यात्रा की जाती है। मैंने आपको बोला भी है
कि नॉर्मल देखोगे आप, हम अगर नौकर की तैयारी, देखो हम तो नौकर बनना चाहते हैं, नौकर मतलब नौकरी की तैयारी करेगा तो नौकर। तो सबसे बड़ा नौकर भी क्या ही बन सकते हैं, डीएमई तो बन सकते हैं शायद से, आईएसई सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी वही होता है सबसे बड़ा, है ना। मतलब अगर पेपर क्रैक करे उसके बाद वो सचिव बनेगा, प्रमोशन होगा बुढ़ापे में। और सेंट्रल सचिव बनने का भी मौका तभी मिलता है जब आप 23-24 साल में आईएएस बन जाओ। आईएएस अगर 30 साल में बनोगे तो फिर बन भी नहीं पाओगे, सचिव तक भी नहीं पहुंच पाओगे। छोड़ो वो बातें। बट कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने आम आम जनमानस के रूप में धरती पे जन्म लिया है और उनको इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वो भगवान बन गए थे। हम नीम करोली बाबा के बारे में देखते हैं, शायद ही नीम करोली बाबा को कोई इंसान मानने को तैयार है, मगर नीम करोली बाबा का रियल नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा, लक्ष्मण नारायण शर्मा या लक्ष्मी नारायण शर्मा यह था। तो वो भी तो हमारे जैसे पैदा हुए होंगे, किसी माँ के गर्भ से निकले हैं, फिर तप किया, ध्यान किया, तपस्या किया, आज वो भगवान का रूप धारण किए, आशीर्वाद दिया, क्या क्या हम देखते हैं उनके बारे में। ऐसा ही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। आजकल आप जीता जागता सबूत देखोगे, प्रेमानंद महाराज, तो प्रेमानंद महाराज को भी लोग भगवान ही समझते, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते, वो सामने से दिख जाए वो बहुत बड़ी बात होती। तो वो नॉर्मली तो इंसान पैदा हुए हैं। तो सबसे बड़ा तो यही ज्ञान है कि आदमी इंसान से क्या बन गया? भगवान। अब भगवान से बड़ा क्या बनेगा? जैसे हम बोलेंगे ना कि मैं कांस्टेबल बन रहा हूँ, मैं उससे बड़ा एसआई बना, मैंने पीसीएस निकाला, पीसीएस के फॉर्म आने वाले 122, उसमें डीएसपी की पोस्ट भी है, मैं डीएसपी बना। कोई बोलेगा मैं तो यूपीएससी निकाल, मैं ये बना। मगर मैं भगवान बना, उससे बड़ा कोई क्या बन सकता? तो लोग इंसान से ही भगवान बन गए। अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हो, उनके बीबी है, बच्चे है, घर है, परिवार है। अब महावीर स्वामी अभी क्या है? भगवान है। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं आप, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके माता, तो नॉर्मली तो पैदा हुए हो, फिर बाद में क्या बन गए हो? भगवान का रूप ही धारण कर दिया। तो ऐसे ही मणिकनाथ थे, ये शिव के भक्त थे। और जो आपने देखा होगा पुराने मंदिर या आस्था स्थल, या जितने भी आपने आस्था आश्रम आश्रम टाइप का देखोगे ना, वो आम जनमानस से बहुत दूर पहाड़ी में किसी गुफा में होगा, क्योंकि मेडिटेशन करना है वहां, कोई परेशान ना करे, वहां जाना ही पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग भी बनाया था, मैंने शायद आपको बताया भी था, मैं अत्रि मुनि आश्रम गया था। चमोली में आप अत्रि मुनि आश्रम देखोगे तो वहां पे जाना भी पॉसिबल नहीं है, अभी भी जाना भी इतना मुश्किल होता है, मतलब डर लगती है नीचे देखने में। मगर जिन्होंने वहां पे तप किया होगा, अत्रि मुनि का नाम से वो गुफा बनी है, अत्रि मुनि आश्रम है, अत्रि मुनि झरना है। तो इतनी दूर, इतने कोने में, इतने जंगल में क्यों चूज किया वो जगह? क्योंकि वहां कोई भी परेशान नहीं करे और आप आराम से ध्यान वान लगा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही मणिकनाथ जी थे, ये शिव के अनन्य उपासक थे, और कहा जाता है कथाओं के अनुसार इनको शिव जी ने यहाँ पे क्या दिए थे? दर्शन दिए थे। तो जब किसी को भगवान दर्शन देगा, इतना तप वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंसान भगवान का रूप धारण कर ही लेता है। तो उन्हीं की याद में हर साल यहाँ पे क्या होती है? यात्रा होती है। ठीक है, 5 दिवसीय यात्रा होती है। बहुत मुश्किल रास्ता है और बहुत पहाड़ी पे ये गुफा है। नीचे एक छोटा पानी का कुंड भी है। अगर आप यूट्यूब में ब्लॉग्स वगैरह देखोगे तो लोग ऐसे पकड़ पकड़ के पानी लेके आ रहे हैं, वहां से गिरने का भी खतरा बना हुआ है। ठीक है। तो मणिकनाथ यात्रा कहाँ होती है, हमें तो पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, हम क्या बोलेंगे? टीरी। और 5 दिवसीय बाकी कहानियां आप पढ़ोगे तो इस क्षेत्र में जहां भी लोग रहते हैं, उस एरिया के लोग, अगर वो लहसुन और प्याज उगाना चाहते तो उस क्षेत्र में लहसुन और प्याज भी नहीं उगते। यहाँ पे मांसाहारी लोग नहीं जाते हैं, ओनली ऑन शाकाहारी लोग जाते हैं, और शाकाहारी भी इतने कि उस पूरे क्षेत्र में लोग लहसुन और प्याज भी नहीं उगाते, खाने तो दूर की बात है। अगर आप किताब वगैरह पढ़ोगे तो ऐसी बातें हमें वहां के लिए देखने के लिए मिलती है। ये वो मंदिर है, मंदिर नहीं मतलब गुफा है, जहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाया था, तो लोग यहीं जाते हैं। इसके नीचे बहुत बड़ी खाई है, यहाँ पे इतनी जगह बचती है इस गुफा के लिए। तो इसका ये फोटो मुझे दिखा था, तो मैं वो आपको दिखा पाया हूँ। तो हमें क्या याद करना है? गुरु मणिकनाथ यात्रा। गुरु मणिकनाथ यात्रा कहाँ? टिहरी में। और कितना दिवसीय ये होता है? 5। तो बाकी क्या है इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकेगा, तो ये बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए थी। ठीक है। उस गुफा की फोटो अगर आप देखोगे तो इधर से ये है, यहाँ थी वो गुफा। अभी जो फोटो दिख रहा था ना आपको, वो इधर ही था। ऐसा है उसका रास्ता, आप देख पा रहे हो किधर के कैसे कैसे करके ये आ रहे हैं। बहुत टफ कंडीशन में लोग रहते थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। वो लोग ऐसी आम जगह पे रहते भी नहीं थे, ऐसी जगह रहते थे जहाँ अभी भी जाना पॉसिबल नहीं। ठीक है। तो हमें तो भाई पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, गुरु मणिकनाथ यात्रा क्या बोलेंगे दोस्त? छिपला केदार, ब्योरा यात्रा, पिथौरागढ़, पमाली काटा, रुद्रप्रयाग टू केदारनाथ, वारुणी पंचकोशी, उत्तरकाशी। कौन सा पर्वत? कितना किलोमीटर था? 15 किलोमीटर। बस गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट लिखो आप। देखो, अगर आपने गुरु मणिकनाथ लिखा है ना, तो यहीं पे एक कंफ्यूजन वाली यात्रा होती है, पर वो रुद्रप्रयाग की होती है, आप उसे लिख लीजिएगा। लिखिएगा दोस्त नोट करके। मनना माई यात्रा।
मणिकनाथ के बाद मनना माई यात्रा। क्या बोला दोस्तों मैंने? तो मनना माई यात्रा ये होती है मद महेश्वर घाटी में। कहाँ पे होती है? मद महेश्वर मंदिर में नहीं, यहाँ मद महेश्वर मंदिर की जो घाटी है वैली उसी जगह पे होती है। अच्छा, मद महेश्वर कौन सा, केदार है? अरे बताओ भाई। दूसरा केदार है। और किस चीज की पूजा होती है? नाभि की। पांच केदार, पांच बरियाग, पांच कुंड, पांच बद्री, ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए। अगर ग्रुप सी निकालना है तो ना, कुछ कुछ बातें तो हमें आनी चाहिए। ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं केदारनाथ बद्रीनाथ का है, तो फिर तो हो ही गया था। तो मरणामाई यात्रा मदमहेश्वर घाटी में होती है। मदमहेश्वर कौन सा केदार है? द्वितीय केदार। यहाँ पे किस चीज की पूजा होती है? नाभि की। अच्छा, मदमहेश्वर घाटी में तो जिला क्या होगा? केदारनाथ। उत्तराखंड में 14 जिले हैं, एक जिला है केदारनाथ। तो कौन सी घाटी में होता है भाई? मतलब मदमहेश्वर घाटी। और कौन सी जगह पे है ये? रुद्रप्रयाग। ठीक है। जब भी इस यात्रा की शुरुआत की जाती है तो एक मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है। लगभग कहा जाता है कि 64 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। और एक मंदिर है जहाँ पे पूजा की जाती है, उस मंदिर का नाम है राकेश्वरी मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? राकेश्वरी मंदिर। कल परसों आपने देखा था एक छोटा सा मंदिर पूछा गया था कि आबकारी के पेपर में, एसआई के पेपर में, जिसका सही आंसर पौड़ी था। एसआई के पेपर में एक मंदिर नहीं पूछा गया था टपकेश्वर से रिलेटेड, खड़केश्वर टाइप इसका है। क्या था? डांडेश्वर, डांडेश्वर, डांडेश्वर। लोगों ने उसका कुछ गलत गलत भी सोचा कि क्या होता है, मिस प्रिंट होगा, टपकेश्वर समझ के देहरादून कर देता। एसआई के पेपर में आया था ना। ऐसे छोटे मोटे मंदिर जो बड़े फेमस है बट किताबों में लिखे नहीं है। जिसने भी किताब प्रिंट करी होगी वो हमारे जैसे तो पैदा हुआ होगा धरती में, हमारे जैसे तो इंसान होगा। अब इतने ज्यादा किताबें, इतना ज्यादा डाटा लिखने के बाद भी कुछ ना कुछ तो छूट ही गया होगा। सारे मंदिर सादे कैसे लिखेगा? मगर जो लोग महत्व में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो काफी फेमस है, ऐसे मंदिर पेपरों में फिर भी पूछ ले जाते हैं। तो राकेश्वरी मंदिर कहाँ है? रुद्र राजेश्वरी नहीं बोला, क्या बोला? राकेश्वरी। ठीक है। और राज राजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? श्रीनगर देवलगढ़ में, जो कि पवार वंश की कुल देवी थी, जिसका रिकंस्ट्रक्शन किसने किया था? नरेंद्र शाह ने किया था। याद आ रहा आप लोगों को? नरेंद्र शाह द्वारा उसका क्या किया गया था? रिकंस्ट्रक्शन। जबकि बनाया किसके द्वारा गया था? अजय पाल के द्वारा। ये बेसिक बात हमें पता है। तो हम राजेश्वरी देवी मंदिर की बात नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? राके तो राकेश्वरी मंदिर कौन सी यात्रा से संबंधित है? अब इसके बारे में आप और ज्यादा डिटेल पढ़ोगे तो मननी इज ए बुग्याल। मननी इज ए बुग्याल। तो कभी प्रश्न बनेगा मननी बुग्याल का है? बोल दो। इतना तो तू कभी लगा ही सकते हैं। केदारनाथ जिला तो नहीं बोलोगे? है कीर्ति? तो मननी बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अब बुग्याल क्या है? अगर देखा जाएगा तो घास के मैदान। बुग्याल क्या है? घास के मैदान ही तो है। और घास के मैदान है, जब घास की बात आई तो पशुचारक, जो पर्वतीय क्षेत्र के पशुचारक को मेनली बुग्यालों पर ही निर्भर है। विंटर सीजन में हम देख रहे हैं कि बुग्यालों में दुनिया भर की बर्फ गिर जा रही है, तभी वो विंटर सीजन में नीचे वाले एरिया में आ जा रहे थे। और समर सीजन में क्यों नहीं आते वो नीचे? क्योंकि समर सीजन में वहां बर्फ नहीं रहती, तो उनके भेड़ बकरी वही खा लेते घास, है ना। तो मननी एक बुग्याल है, बुग्याल घास के मैदान को कहते हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र में मननी माई यात्रा या मनना माई यात्रा जो कहा जाता है, वो पशुचारकों की देवी के रूप में जाना जाता है। तो कभी प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन पशुचारकों की देवी के रूप में जाना जाता है रुद्रप्रयाग में? तो हम क्या बोलेंगे? मनना माई यात्रा। ठीक है। पशुचारकों की देवी, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। या भेड़ पालकों की आराध्य देवी। ठीक है। हम नॉर्मल भेड़ पालक पशुचारक तब खूब पढ़ते हैं जब हम जनजाति पढ़ते हैं ना। जनजाति क्षेत्र हम पढ़ते हैं कि पशुचालक मोछंग बजाते हैं, ये करते हैं, पशुओं की रक्षक देवी ये होता है ना। और चंपावत में भी हम देखते हैं चमत्कारी शिला की पूजा की जा रही है, वो पीसीएस के पेपर में भी बना था। दुधारू पशुओं के लिए पूजा भी की जाती है, जैसे मानेश्वर मेला। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी होगी ना। बट रुद्रप्रयाग में आप पहली बार ये पॉइंट सुन रहे होंगे। तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में कभी प्रश्न बनेगा कि कौन है ऐसा जिसे भेड़ पालकों या पशुचारकों की आराध्य देवी कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? आपने कनेक्शन भी बना दिया होगा मननी बुग्याल से।
कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या था, गुरु मणिकनाथ। ठीक है, ये तो कहाँ है, टिहरी में। ये शिव जी के अनन्य उपासक थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब लोग यहाँ की यात्रा भी करते हैं। बट अगर हम बात करें दोस्तों, मनना माई, ठीक है, तो मननी माई या मरना माई की यात्रा कहाँ? मधमेश्वर घाटी। मधमेश्वर घाटी का रुद्रप्रयाग, लगभग 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर इन द सेंस कि उधर आसपास के जितने गांव है, हर एक गांव से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उस लोक क्षेत्र में पशुओं के लिए इस देवी देवता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो एक ही गांव तो होगा नहीं, दुनिया भर के गांव होंगे, और 64 किलोमीटर नॉट ए बिग डील अगर बहुत सारे गांवों को कनेक्शन बनाना है तो। कहाँ पे यात्रा एंड या स्टार्ट हो रही है, तो मंदिर का नाम भी आता है क्या, राकेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में देखा था राजराजेश्वरी देवी मंदिर। तो राजराजेश्वरी देवी मंदिर के बारे में सुना है आप लोगों ने? बनाया किसने था? अजय पाल। और रिकंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया। तो राकेश्वरी देवी मंदिर को अगर आप देखना चाहें तो मे भी आप देख पाओगे, बट आई एम सॉरी, मेरे को लगता है फोटो तो मैंने डाउनलोड करी थी, बट वो इधर कहीं दिख नहीं रही है मुझे। ये, ठीक है। तो राकेश्वरी देवी मंदिर पूजा किस लिए की जा रही है? पशुचारकों की आराध्या देवी के रूप में। यमुना माई यात्रा किसके बारे में की जा रही है? पशुचारकों की आराध्या देवी के रूप में। सामान्य क्वेश्चन बन जाएगा कि राकेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, अस्कोट अराकोट यात्रा। सारे भगवान वाले यात्रा तो नहीं होंगे? अस्कोट अराकोट भी तो यात्रा ही है, पर ये भगवान वाली तो नहीं है ना। अस्कोट अराकोट यात्रा का उद्देश्य क्या है? हाँ, लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण के प्रति गांवों को जोड़ना, अपने लोगों को पहचानो, अपने गांवों को जोड़ो, इसलिए वो यात्रा है। क्योंकि हम लोग अपने गांवों को, अपने कल्चर को भूलते हुए जा रहे हैं, तो ये इसलिए यात्रा होती है। अब पर्यावरण पर मुख्यतः फोकस किया जाता है। अभी तक हमने जितनी भी यात्राएं देखी, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं थी, बट ये वाला कुछ धार्मिक यात्रा नहीं है। अस्कोट अराकोट के बारे में क्या पता है आपको, बताऊं? बोल दो, जितना आपको याद है वो मैं लिख देता हूँ। पता नहीं क्या बोलते हो यार। अस्कोट अराकोट यात्रा कभी तो शुरू हुई होगी। कब? 1974 में। ठीक है, कितने साल बाद होती है? 12 साल बाद कुंभ मेला हो। 10 साल बाद हुई होगी। तो 74 में होगी, तो 84 में भी होगी, 94 में भी होगी, 4 में भी हुई, 14 में भी हुई होगी, हाँ कि ना? अरे 74 के बाद कब हुई होगी? 84 10, 94 4, और फिर 2014, और 2000, ये क्या लग रहा है, 2025। तो क्वेश्चन आएगा आखिरी बार कब हुई थी? अंतिम बार भी तो हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अरे क्या अस्कोट अराकोट यात्रा अंतिम बार हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हुई होगी। अभी हाल में ही हुई थी, 2024 में, पिछले साल मई के महीने में। आप देखोगे 25 मई से लेके 8 जुलाई के बीच। अगर आप डेट भी लिखना चाहते हैं कब हुई होगी, 25 मई से लेके 8 जुलाई के बीच, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कब हुई थी? 25 जुलाई से लेके, सॉरी, 25 मई से लेके 8 जुलाई। मई का महीना कौन सा होता है, पांचवा? 25 मई और 8 जुलाई। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लें। साल तो क्या होगा, 2024। अब कब होगा 2034 में? 34 मई होगा। तुम्हारी मैथ्स भी काफी तेज लगती है मुझे। हैं? कहाँ से पढ़ के आए हो मैथ्स? तो यस, कोट अराकोट याद। अच्छा, इसका आयोजक? शेखर पाठक आयोजक नहीं है, पहाड़ संस्था, है ना। अब शेखर पाठक जी काफी बुजुर्ग हो गए। पहाड़ संस्था, ये पहाड़ संस्था कहाँ है? नैनीताल में। नैनी डांडा। तू ये नैनी डांडा की, और कोई है ही नहीं। और पता भी नहीं होगा लोगों को नैनी डांडा कोई जगह है। सुना है नैनी डांडा? नहीं सुना? दीवा माता मंदिर सुना है? सुना तो है थोड़ा बहुत। वहां भी एक दीवा माता मंदिर, एक तो इधर है पोखड़ा साइड, पोखड़ा साइड, पोखड़ा ही बोलते क्या बोलते। और एक दीवा माता मंदिर शायद धुमाकोट में, मतलब नैनीडांडा ब्लॉक।
अस्कोट अराकोट यात्रा कौन सी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है? पहाड़ संस्था। पहाड़ संस्था है कहाँ? नैनीताल में। अच्छा, ये किसने बना? ये बनाई है शेखर पाठक ने। तो इसीलिए हम ये भी बोल देते हैं कि अस्कोट अराकोट यात्रा का कर्ता धर्ता कौन है? शेखर पाठक जी। शेखर पाठक जी लगातार खूब पेपर में आते हैं, इनकी 3-4 किताबें बार बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अगर आपने हाल में ही पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे तो इनके खूब एग्जाम में किताबें पूछी जाती। किसकी? शेखर पाठक की। शेखर पाठक जी ने कौन सी संस्था बनाई है? पहाड़। कहाँ? नैनीताल। यही संस्था क्या ऑर्गेनाइज करवाती है? अस्कोट अराकोट यात्रा। कितने सालों में होती है? 10। पहली बार कब हुई थी? चौथ। अब लास्ट बार कब हुई होगी? और जब पहली बार, ओ सॉरी, आखिरी बार हुई थी तो 25 मई से लेके 8 जुलाई। और जो आखिरी यात्रा हुई है ना, आखिरी बार, तो उसकी थीम क्या थी? स्रोत से संगम। स्रोत बोले तो उद्गम, असंगम बोले तो जहां पे मिल जाएगी। तो स्रोत से संगम। क्वेश्चन आएगा 2024 में कंप्लीट अस्कोट अराकोट यात्रा का थीम क्या है? तो क्या बोलेंगे आप? स्रोत से संगम। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकता है भाई कि मुझे तो ये वाली प्रॉब्लम है। बताओ आप। कोई दिक्कत? अगर कुछ और भी फैक्टर लिखना चाहते हो तो, क्योंकि आजकल कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग अप्रोक्स इसमें 45 दिन लग जाते हैं। फिक्स तो है नहीं भाई, पैदल पैदल एक कोने से दूसरे कोने जाना है। ठीक है। और लगभग 1150 किलोमीटर की यात्रा इसमें ट्रेवल कर दी जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। लगभग कितने दिन की यात्रा होती है? 1.5 महीने लग गया लगभग। ठीक है। और लगभग कितने किलोमीटर? 1100 प्लस किलोमीटर इसमें ट्रेवल वो कर रहे हैं। अब आपको पता ही है अस्कोट। अस्कोट कच्छ पिथौरागढ़ में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई थी कब? अराकोट का है। कुछ दिन पहले मैंने एक फोटो अपलोड करी थी स्टेटस में, किसने कुछ देखा होगा तो 4-5-10 दिन पहले मैंने पढ़ाने के लिए बीच में एक दिन घूमने चला गया था। जब मैंने तुम्हें कहा होगा मैं रात को देहरादून गया था, धनोल्टी के रास्ते से कुछ घूम के बताया था मैंने। फोटो डाली थी मैंने अराकोट की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। अस्कोट का है पिथौरागढ़ तो पता ही होगा। अस्कोट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी थी, वही बता दो तब तक। क्यों फेमस है ये? कस्तूरी मृग के लिए। सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग अस्कोट में। बट अगर नेशनल पार्क बोलेंगे तो फूलों की घाटी है ना, ये बची बात है। अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? शेखर पाठक जी के बारे में। शेखर पाठक जी भाई बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कोई किताब पूछी जाए और आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की हो और एक ऑप्शन में शेखर पाठक जी हो, तो जय श्री राम बोल के शेखर पाठक पे तुक्का लगा देना, देखिए जाएगी तो। ठीक है। तो ये लास्ट टाइम जो अस्कोट अराकोट यात्रा हुई थी उसका मैप है कि किधर किधर क्या क्या सीन हुआ था। अभी आप लोगों को बता ही दिया है। कहाँ से शुरू होती है भाई? ठीक है। वैसे अस्कोट ये है, वो उससे ऊपर से भी आ रहे हैं और उस जगह का नाम, अगर आप अस्कोट अराकोट यात्रा लिख भी रहे हो ना तो आप लिख भी देना दोस्त यार। ये यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आप इसे लिख ही देना। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो खूब इंपॉर्टेंट लेके लिखा रहता है पांगू। हम अस्कोट अराकोट यात्रा बोलते हैं ना, पर अस्कोट ये शहर है। तो अस्कोट में कहाँ से शुरू होती है यात्रा? पांगू विलेज से। वो अस्कोट से भी और पीछे। ठीक है। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ तो पांगू का नाम खूब दिखता है, तो मैंने आपको बता दिया। और आप यहाँ पे भी दिख पाओगे, अगर किसी को दिख रहा है तो ये है अस्कोट। मगर पांगू यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है? और इस जगह का नाम ही क्या है? पांगू है। ठीक है। कल हमने गुंजी के बारे में पढ़ा था। क्यों पढ़ा होगा हमने गुंजी के बारे में? ओम पर्वत का ट्रेकिंग यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद हमने कल काला पानी भी देखा था, लड़ाई हो रही थी काला पानी के लिए। क्यों? काली नदी के उद्गम। हम क्या बोलते हैं? काला पानी। और नेपाली क्या बोलते हैं? लंपियाधुरा। तो वही लंपियाधुरा और काला पानी के बीच वाला जो एरिया, वही क्या है? विवादित है। किन दो देशों के बीच में? ये तो आप लोगों को पता। ये है भाई, यहाँ से मुनिस्यारी जा रहे हैं, नामी ग्लेशियर जा रहे हैं। ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर ये होते हुए जोशीमठ पहुंच गए, हेलंग घाटी, तुंगनाथ पहुंच गए, कालीमठ, तिरजुगी नारायण पहुंच गए, गुत्तू पहुंच गए, बूढ़ा केदार पहुंच गए, उत्तर काशी पहुंच गए। ये सब पुरोला होते हुए, त्यूनी होते हुए और अराकुल बॉर्डर पे। तो पूरा का पूरा एक चक्कर लगाते हैं ये लोग। ठीक है। एक कोने से दूसरे कोने। कोशिश की जाती है कि पहाड़ों, हर पहाड़ी क्षेत्र से कनेक्ट किया जाए, हर गांव से कनेक्ट किया जाए, जो भी ज्ञान ध्यान है वो सारा का सारा दिया जाए। तो कहाँ से कहाँ यात्रा होती है भाई? अस्कोट से अराकोट, है ना। पर हम इसको एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि अस्कोट अराकोट यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और ऑप्शन में पांगू भी होगा और ऑप्शन में अस्कोट भी होगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो अस्कोट ही कर देगा कि अस्कोट अराकोट यात्रा भी अस्कोट से शुरू हो रही होगी।
बट अगर हम देखेंगे तो अस्कोट से भी पीछे जाके कहाँ से शुरू होती है यात्रा, पांगू विलेज से। विलेज का नाम क्या है, पांगू है कहाँ वो, पिथौरागढ़ में। दो से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, ये बेसिक बात थी। कितने दिन लग रहे थे, लगभग 1.5 महीने, 45 दिन, 1.5 साल किस में लग रहे थे, देवरा यात्रा में, ठीक है, जिसमें देवता खुद घर घर जाके आशीर्वाद देता है ना। और कितना किलोमीटर था, लगभग 1150। मेनली कौन है करता धरता, शेखर पाठक, या आप बोल सकते पहाड़ संस्था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आखिरी बार हुआ था कब हुआ था, 25, 25 मई से लेके 8 जुलाई, 24 लिखा था, डेट तो 25 मई लिखा ही होगी। मैं भी बोला कि गलत लिखा दिया भाई, ये 25 से तो लिखा है ना। साल 2024 है, बट डेट क्या है, 25 मई, ठीक है, 25 मई से लेके 8 जुलाई तक। और जो आखिरी बार इसका थीम था वो क्या था, स्रोत से। स्रोत मीन आप जानते हैं, संगम मीन्स भी आप जानते हैं। तो हमको ये यात्रा देखना था, यात्रा हमने देखा। बाकी जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, शेखर पाठक। शेखर पाठक जी के बारे में जो भी बातें होंगी वो आपको पता होनी चाहिए, और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है। और एक बात मैंने क्या बताई, कभी पेपर में आएगा कोई किताब और आपको याद नहीं है और ऑप्शन में शेखर पाठक है, तो आंसर क्या है, शेखर पाठक। ये तो परसों पेपर में आई थी भाई। हरी भरी उम्मीद लिख लो, हरी भरी उम्मीद किसकी बुक हो जाएगी, देख क्या रहे हैं आप, क्या लिखोगे आप, शेखर पाठक। ये पेपर में आ चुकी किताब है। एक और किताब जो पेपर में आ चुकी है, वो ही डाउनलोड की होगी मैंने शायद से, तो आपको बता दूं, हरी भरी उम्मीद, हरी भरी धूप धूम, हिमांक और क्वथनांक के बीच। पढ़ा है किसने थोड़ा बहुत साइंस, ठीक है, केमिस्ट्री में था ये। क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, 3-4 चीजें होती थी ना, आप इनको याद कर लीजिएगा। हिमांक और क्वथनांक के बीच किसकी बुक है दोस्त, शेखर पाठक की। हालात हिमालय। तो शेखर पाठक जी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, काफी लेजेंडरी इंसान है, ठीक है। दास्ताने हिमालय तो लिख दिया ना शायद से, लिखा आपने, ये हालात हिमालय, अच्छा ये दास्ताने हिमालय अलग है। याद एक ही बुक लिखो, तब एक से समझ तो जाओगे, तब इतना भी बुरा हाल नहीं है तुम्हारा। थोड़ा बहुत तो कैसे नहीं आता आप लोगों को। जो भी करो भाई, मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि पुरानी चीजों को पढ़ना, नए चीज पढ़े ना पढ़ो, पुरानी चीजों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जितना हो सके चीजों को याद करो। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा कि हम नोट्स बनाएंगे ये करेंगे, नोट्स बनाने का टाइम गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुक भी पेपर में पूछी गई है। आप आरओ का प्री का पेपर देखना, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। आरओ का प्री का पेपर देखना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। चिपको आंदोलन के बारे में तो पता ही होगा ना। कुछ दिन पहले तो ये पटवारी पुटवारी के पेपर में वो भी आया था कि कौन सी कंपनी पेड़ काट रही थी, साइमन कंपनी इलाहाबाद की, ऐसा कुछ था ना। तो चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट किसकी बुक है ये, ये आरओ के प्री के पेपर में था। हो गया ना सारे, हरी भरी उम्मीद, हिमांक और क्वथनांक के बीच में, दास्तान हिमालय, और हालाती बोल देते हैं चलो ठीक है, द चिपको मूवमेंट, ठीक है। कोई भी हाथों पर हिमालय का है, किसका है वो, शेखर पाठक, ठीक है। कई ऑप्शन में शेखर पाठक आए और आपको जवाब ना आए, तो आंसर ही शेखर पाठक है उसका। अगर आपको जवाब आता है तब भी शेखर पाठक मत कर देना ठीक है। बेटा आपको जवाब नहीं आता और मन कर रहा है कि यार तुक्का ही लगा दूं, तो फिर तो समझ जाओ कि, ठीक है। बाकी ये है यात्रा, जो कि पांगू के कॉलेज से शुरू, स्कूल से शुरू कर दी थी। देखो लिख भी रखा, देखो यहाँ पे पांगू दिखाई तुम थे, पांगू अस्कोट अराकोट अभियान ना। असामान्य क्वेश्चन आ जाएगा, अस्कोट अरकोट अराकोट अभियान कहाँ से शुरू होता है, तो बच्चे नॉर्मल अस्कोट कर सकते हैं ना, जिसने पढ़ा होगा तो कर ही देगा खैर, पर जिसने नहीं पढ़ा होगा तुक्का लगा सकता है, ठीक है। बाकी मलासी जी ने अभी बताया था कि मेनली ये याद क्यों, अब ये यात्रा क्यों होती है, अपने गाँवों को जानने के लिए, अपने लोगों को पहचानने के लिए, अपने पर्यावरण, नदी झील, ये सारा बुग्याल बचाने के लिए, मतलब कनेक्शन बनाने के लिए कल्चर से, प्रकृति से, पर्यावरण से, ठीक है दोस्त। तो अस्कोट अराकोट यात्रा याद हो जाएगा। अस्कोट अराकोट यात्रा ऑलमोस्ट याद भी है, उसकी डेट याद कर लेना, ठीक है, 25 मई से लेके 8 जुलाई। और लास्ट वाली थीम क्या है उसकी, स्रोत से संगम, हरी भरी
उम्मीद, ठीक है, हरी भरी धूल नहीं, हरी भरी उम्मीद, ठीक है। उसके अलावा क्वथनांक और गलनांक के बीच में, और दास्तानिया हालात हिमालय, ठीक है। और एक और थी द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट तो पेपर में अब पूछा जा चुका है, और हरी भरी वाली भी पेपर में पूछा, याद। तो है हमारे पास समय की रीजनिंग करें अब थोड़ा देर, अब रीजनिंग कर लेते थोड़ी देर, बाकी यात्राओं को कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप देखो ये कौन सा बुग्याल है भाई, दिल्ली बुग्याल, पवाली कांटा, ठीक है। खतलिंग रुद्रादेव के बारे में पता है? खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी विलंगना, कितनी लंबाई लगभग 110, सितंबर में 80 के दशक में कौन शुरू किया था, बड़ूनी जी। चौफला केदार नृत्य में 1956 में प्रथम स्थान उन्होंने क्या किया था? डोर को बंद कर दो जरा मनीष जी, हम ही भर चले जाते बल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा होगा, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। हमाली कांटा केदार यात्रा 29 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की कौन सी यात्रा थी? पंचकोशी यात्रा। और 1.5 वर्ष की कौन सी यात्रा थी? 1.5 साल की दयोरा यात्रा, जिसमें 1.5 साल तक पैदल पैदल जा रहे थे। और 1150 किलोमीटर की कौन सी यात्रा है? ये वाली, लास्ट वाली, अस्कोट अराकोट याल। 64 किलोमीटर की कौन सी यात्रा थी? छिपला केदार तो 25 किलोमीटर की थी। मनना माई यात्रा, जिसे क्या कहते हैं? भेड़ पालकों की या पशुचारकों की आराध्य देवी। और यहाँ पे एक मंदिर में पूजा होती है, राकेश्वरी। क्या हाल वाल तुम्हारे यार। राकेश का मतलब चंद्रमा, रा का मतलब रात, ईस मतलब भगवान, तो रात का भगवान चंद्रमा, है ना। निशा मतलब रात, पति मतलब भगवान, पति भी परमेश्वरी होता है। आजकल पति को डब्बे के अंदर बंद कर दे रहे लोग। वो मीम्स बताया था ना मैं, तो मैं बल जब जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ तब तक बल एक मर चुका होता है, दिक्कत ही हो जाती है बल। तो और क्या पढ़ा था हमने? 15 किलोमीटर हो गया, 29 किलोमीटर हो गया, 64 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर क्या था? छिपला केदार। छिपला केदार कौन से संस्कार के लिए? उपनयन संस्कार। किसी को कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा इतनी बातें पक्का, कल पूछूंगा था मैं ना। अब रीजनिंग करते हैं थोड़ी देर।